जय हिंद दोस्तों, सिसान पाठशाला में आपका स्वागत है। हम एनसीईआरटी का सीरीज़ देख रहे हैं जिसमें आज हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 देखने वाले हैं, फ्रांसीसी क्रांति। और हम इस छोटी सी क्लास में जितने भी एमसीक्यू बन सकते हैं लगभग 80 के आसपास हम क्वेश्चंस को 15 मिनट में देखने वाले हैं। और यह बिहार पुलिस, बिहार दरोगा और बीपीएससी टीचर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और हम फुल एक्सप्लेनेशन में देखेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई। तो हम देखते क्या है कि फ्रांसीसी क्रांति जो है इसका शुरुआत 1789 में होता है। तो ऑप्शन सी हमारी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रांसीसी जब क्रांति होती है तो उस समय फ्रांस में होता क्या है कि लुई 16वां का शासन रहता है। और उस समय यदि फ्रांस में व्यवस्था की बात की जाए तो सामंती व्यवस्था थी। कौन सी थी? सामंती व्यवस्था थी। आप इसे ध्यान रखेंगे, सामंती व्यवस्था। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत होती कैसी है कि 14 जुलाई को फ्रांस में एक है क्या कि बास्तिल का कारागार का फाटक था। तो लोगों के द्वारा गया और उस फाटक को तोड़ दिया गया और उसी के बाद से फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हो गई। तो यह जो 14 जुलाई है, आज भी 14 जुलाई को फ्रांस में जो है राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के समय लुई 16वां का शासन था, 1789 में हुआ था, सामंतवादी व्यवस्था थी और 14 जुलाई को हम राष्ट्रीय दिवस फ्रांस में मनाया जाता है। और बास्तिल कारागार को आप मत भूलिएगा। आपसे पूछा जाए बास्तिल कारागार कहाँ है तो आप बताएंगे फ्रांस में। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस का शासक जो थे कौन थे। तो अभी हमने पिछले स्लाइड में देखा था कि फ्रांसीसी क्रांति के समय में फ्रांस के जो शासक थे लुई 16वां थे। तो ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे कि एक नारा है समानता, समानता के बाद में स्वतंत्रता और बंधुत्व। तो यह जो नारा है स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, ये फ्रांसीसी क्रांति का नारा है। आप इसे ध्यान में रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख नारा क्या था। तो अभी हमने देखा कि फ्रांसीसी क्रांति जो थी उसका प्रमुख जो नारा था यह था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, यानी कि ऑप्शन बी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि एक वहाँ शासक थे लुई 14वां। तो यह जो लुई 14वां जो फ्रांस के शासक थे, इनका एक कथन है, आप इस कथन को याद रखिएगा। यह कहते क्या हैं कि मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून हैं। यानी कि इतने बड़े डिक्टेटर थे जिन्होंने कहा दिया कि फ्रांस कुछ नहीं है बल्कि मैं ही सब कुछ हूँ और हम जो बोल दिए वही जो है कानून है। तो आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि बास्तिल के किले पर आक्रमण कब किया गया। तो बास्तिल के किले पर आक्रमण के साथ ही तो फ्रांसीसी क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बास्तिल के किले जो थी उस पर आक्रमण जो है 14 जुलाई 1789 को किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। साथ में आप ध्यान रखेंगे कि 1774 ईस्वी में जो लुई 16वां जो थे वो फ्रांस के गद्दी पे बैठे हुए थे। आप ये भी ध्यान में रखेंगे। साथ में आप यहाँ एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि फ्रांस में एक कर था टैले। तो ये टैले जो था वो क्या था कि फ्रांस का भूमि कर था। आप इसे ध्यान रखेंगे कि टैले जो है भूमि कर है। और एक दूसरा कर था फ्रांस में टी थे। क्या था? टी थे। तो ये टी थे जो था यह एक प्रकार का धार्मिक कर था। क्या था? धार्मिक कर था। आप इसे ध्यान रखेंगे। और ये जो तीठे जो कर था यह चर्च को देना पड़ता था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि फ्रांस का समाज कितने वर्गों में विभाजित था। तो हम देखते क्या है कि फ्रांस जो था उस समय वहाँ का समाज 3 वर्गों में विभाजित था। कितने वर्ग में? 3 वर्गों में विभाजित था। आप इसे अच्छे से समझेंगे। जिसमें पहला वर्ग जो था इसमें आते थे पादरी लोग। कौन आते थे? पादरी। और जो दूसरा वर्ग था इसमें आते थे कुलीन लोग। आप ये पूरा याद रखिएगा कि किस वर्ग में कौन से लोग आ रहे हैं। और तीसरा जो था इसमें सभी लोग आते थे, जैसे डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, किसान, महाजन, साहूकार, सभी। तो इन दोनों की जनसंख्या लगभग 10% थी और इनकी जनसंख्या लगभग 90% थी। तो यह लोग ही सभी सुख सुविधा का लाभ उठाते थे और मुख्य कर देने वाले यही लोग थे। जो 90% आम लोग थे तृतीय स्टेट के लोग थे। तो प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग और तृतीय स्टेट में सभी वर्ग आते थे। तो फ्रांस का समाज 3 वर्गों में बटा था, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि फ्रांस के प्रथम वर्ग में कौन शामिल था। तो प्रथम वर्ग में पादरी थे, यानी ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। बाकी व्यापारी, किसान और मजदूर यह सब तृतीय वर्ग में आते थे। आप इसे ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस में द्वितीय वर्ग में कौन शामिल था। तो फ्रांस में द्वितीय वर्ग में कुलीन लोग आते थे, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस के तृतीय वर्ग में कौन शामिल था। तो फ्रांस में तृतीय वर्ग में सामान्य जनता आती थी, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। प्रथम में तो पादरी आते थे, सेकंड में तो कुलीन वर्ग आते थे और सामान्य जनता तृतीय वर्ग में आती थी। आप ध्यान रखेंगे। साथ में आपको यहाँ पे एक दो चीज़ और पता होना चाहिए कि
एक फ्रांस में एक थिंकर थे, उनका नाम था वाल्टेयर। इन वाल्टेयर का एक कथन है कि 100 मतलब चूहों की अपेक्षा जो है एक सिंह का शासन अच्छा है, यानी कि एक ही व्यक्ति शासन करे और वो अच्छे से करे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि सामाजिक अनुबंध यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो पुस्तक है यह लिखा गया था रूसो के द्वारा, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। यह वाल्टेयर जो थे इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, लेटर्स ऑन इंग्लिश। क्या? लेटर्स ऑन इंग्लिश, आप इसे याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है कि द स्पिरिट ऑफ लॉज, यह के लेखक कौन है? तो द स्पिरिट ऑफ लॉज जो है इस पुस्तक के जो लेखक हैं वह मोंटेस्क्यू हैं, यानी कि ऑप्शन सी जो है सही जवाब होगा। साथ में आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि यह जो मोंटेस्क्यू हैं इन्हीं के द्वारा जो है कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की अलग होने की बात की गई थी। किनके द्वारा? मोंटेस्क्यू के द्वारा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस की राजकुमारी कौन थी? तो फ्रांस की जो राजकुमारी थी उनका नाम था मैरी एंटोनेट। यह मैरी एंटोनेट थी, यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब हो जाए। ये एलिजाबेथ जो है यह ब्रिटेन की महारानी थी, और यह एलिजाबेथ जो थी यह थी आपके ट्विडर वंश से। किससे? ट्विडर वंश से संबंधित थी, आप ये याद रखिए। किससे? ट्विडर वंश से। आइए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है कि स्टेट जनरल की बैठक कब बुलाई गई? तो स्टेट जनरल की बैठक जो है ये 1789 में बुलाई गई थी, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि स्टेट जनरल की बैठक कहाँ हुई? तो स्टेट जनरल की बैठक 1789 में वर्साय में हुई थी, यानी ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि टेनिस कोर्ट शपथ कब ली गई? तो टेनिस कोर्ट शपथ जो है ये ली गई थी 20 जून 1789 को, यानी कि ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और 14 जुलाई को बास्तिल कारागाह पे आक्रमण किया गया था। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय सभा का गठन किसने किया? तो राष्ट्रीय सभा का गठन जो है यह तृतीय स्टेट के लोगों के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और यह गठन जो है पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग के विरोध में किया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा कब की गई? तो मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा 1789 में की गई, यानी ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांस का पहला लिखित संविधान कब बना? तो फ्रांस का पहला लिखित संविधान 1791 में बना था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। साथ में आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि जब फ्रांस जो थी वहाँ की एक मुद्रा थी राजक्रांति, जब 1789 में हुआ, जिसका नाम था लिब्रे। क्या? लिब्रे। तो ध्यान रखेंगे। और वहाँ एक संस्था थी पार्लेमा। आपसे पूछा जाए कि पार्लेमा नामक संस्था कहाँ थी, तो आप बताएंगे फ्रांस में। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 1791 में संविधान ने किस शासन व्यवस्था की स्थापना की? तो अभी आपने देखा कि फ्रांस में संविधान 1791 में लागू हुआ, तो उसके बाद वहाँ संवैधानिक राजतंत्र आया, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया। तो फ्रांस को गणतंत्र घोषित किया गया यह 1792 में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। दोस्तों यह सभी प्रश्न मेरे खुद के द्वारा बनाए गए हैं एनसीईआरटी बुक 9th क्लास को देखते हुए, इसलिए यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास करके टीचर जो TRE 4 का वैकेंसी आने वाला है उसके लिए। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लुई 16वां को मृत्युदंड कब दिया गया? तो सबसे पहले तो आपको पता है कि लुई 16वां जो है गद्दी पे 1794 में बैठे, और इनको मृत्युदंड दिया गया 1793 में, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि लुई 16वां को किस विधि द्वारा से मृत्युदंड दिया गया? तो लुई 16वां को जिस विधि से मृत्युदंड दिया गया वह था गिलोटिन, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि आतंक का शासन किसके नेतृत्व में चला? तो फ्रांस में हम देखते क्या है कि आतंक का जो शासन चला उसका नेतृत्व रोबेस्पियर के द्वारा किया गया था, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। आप ध्यान रखेंगे कि नेपोलियन का जन्म जो है 1769 ईस्वी में हुआ था। दांते जो थे यह इनका जन्म फ्लोरेंस नगर इटली में हुआ था, और यह पुनर्जागरण के प्रणेता थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि रेन ऑफ टेरर कब शुरू हुआ? तो रेन ऑफ टेरर जो है यह 1793 में शुरू हुआ, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि रोबेस्पियर का पतन कब हुआ? तो रोबेस्पियर का पतन जो है यह 1794 में हुआ, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद सत्ता जो है किसके हाथों में आई? तो फ्रांसीसी क्रांति के बाद हम देखते क्या है कि सत्ता जो है यह डायरेक्टरी के हाथों में आई, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि डायरेक्टरी शासन जो है इसकी स्थापना फ्रांस में कब हुई? तो इसकी स्थापना फ्रांस में 1795 में हुई, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है कि डायरेक्टरी शासन में कितने सदस्य थे? तो फ्रांस में जो डायरेक्टरी शासन की स्थापना हुई उसमें सदस्यों की संख्या जो है 5 थी, यानी ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने सत्ता कब प्राप्त की? तो नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा सत्ता की प्राप्ति जो है यह 1789 में हुई, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। और नेपोलियन बोनापार्ट ने जब सत्ता की प्राप्ति की तो इनके द्वारा जो है डायरेक्टरी जो शासन था उसका जो है इनके द्वारा अंत कर दिया गया। आप ये भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि नेपोलियन किस देश के निवासी थे?
तो नेपोलियन जो थे अटलांटिक महासागर में एक द्वीप है क्रोएशिया, उसी क्रोएशिया देश के निवासी थे, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। तो प्रत्येक क्रांति के कुछ न कुछ कारण रहते हैं, लेकिन सबसे प्रभावी जो कारण होता है वह तत्कालिक कारण होता है। तो फ्रांसीसी क्रांति के तत्कालीन कारण थे आर्थिक संकट, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि आपसे पूछा जाए कि आधुनिक जो फ्रांस का निर्माता जो है, तो आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन को बोला जाता है, आप इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। और नेपोलियन जो है यह फ्रांस का सम्राट बना 1804 ईस्वी में, आप ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा है कि फ्रांस में करों का सबसे अधिक बोझ किस पर था। तो फ्रांस में करों का सबसे अधिक बोझ जो है यह तृतीय वर्ग पे था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट एक कथन है, इस कथन को आप ध्यान रखेंगे कि यदि उन्हें रोटी नहीं मिलती तो केक खाएं। यह कथन जो है लुई 16 जो थी उनकी पत्नी थी मेरी एंटोनेट, उन्हीं का है, यानी कि ऑप्शन ए हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। और ये मेरी एंटोनेट जो थी यह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, आप इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कि फ्रांस में सामंतवाद का अंत कब घोषित किया गया। तो फ्रांस में सामंतवाद जो है इसकी अंत की घोषणा 4 अगस्त 1789 को की गई, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति से कौन सा विचार पूरे यूरोप में फैला। तो वह विचार था राष्ट्रवाद का, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आइए नेक्स्ट है कि दो कराधान नहीं प्रतिनिधित्व चाहिए जैसी भावना किस वर्ग की थी। तो प्रतिनिधित्व चाहिए यह भावना तृतीय वर्ग की थी, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर किस देश में स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ। तो फ्रांसीसी क्रांति से प्रेरित होकर स्वतंत्रता आंदोलन तेज हुआ भारत में भी, जर्मनी में भी, इटली में भी, यानी कि उपयुक्त सभी, डी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रभावशाली दार्शनिक जो था यह रूसो था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। वाल्डेयर का कथन आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या था, और दिदरो कौन थे आप ये भी बताएंगे। नेक्स्ट है कि विश्वकोश यानी कि इनसाइक्लोपीडिया का संपादन किसने किया। तो विश्वकोश यानी कि इनसाइक्लोपीडिया के संपादन दिदरो ने किया, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति में मिराबो किस रूप में प्रसिद्ध है। तो फ्रांसीसी क्रांति में मिराबो जो थे यह प्रसिद्ध हैं क्रांतिकारी नेता के रूप में, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि बास्तिल का जो किला था वह किसका प्रतीक है। तो यह निरंकुश राजतंत्र का प्रतीक था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह 14 जुलाई को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय वित्त मंत्री कौन था। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय वित्त मंत्री नेकर, टर्गो, कॉलोन, यानी कि उपयुक्त सभी थे, यानी डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रमुख राजनीतिक परिणाम क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि सामंतवाद का अंत हो गया और चर्च के शासन का भी अंत हो गया और फ्रांस में गणतंत्रवाद की स्थापना हुई, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांस में मतदान का अधिकार प्रारंभ में किसे मिला। तो मतदान का अधिकार फ्रांस में प्रारंभ में हम देखते क्या हैं कि जो सक्रिय नागरिक थे इन्हें मिला, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट है कि सक्रिय नागरिक बनने के लिए क्या आवश्यक था। तो आपके पास संपत्ति होने चाहिए, कर का भुगतान और आयु, यानी कि उपयुक्त सभी सही जवाब होगा। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान महिलाओं के अधिकारों की मांग किसने उठाई। तो यह अधिकार जो है ओलंप द गुंज के द्वारा उठाई गई, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन पहली बार कब हुआ। तो फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन पहली बार जो है 1794 में हुआ, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव किस महाद्वीप पर सबसे अधिक पड़ा। तो सबसे अधिक यूरोप महाद्वीप पे पड़ा, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का अंत सामान्यतः किस घटना से माना जाता है। तो फ्रांसीसी क्रांति का अंत सामान्यतः जो है नेपोलियन के उदय से माना जाता है, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट की फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य उद्देश्य था निरंकुश राजतंत्र को समाप्त करना, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांस में पुरानी व्यवस्था किसे कहा जाता है। तो फ्रांस में जो क्रांतिकारी शासन था इसे ही हम पुरानी व्यवस्था के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी कौन थी। तो फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की राजधानी पेरिस थी, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति में जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो यह रोबेस्पियर थे, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि जैकोबिन क्लब के सदस्य सामान्यतः किस वर्ग से आते थे। तो यह गरीब और मध्यम वर्ग से आते थे, आप ऐसा भी बोल सकते हैं तृतीय वर्ग से आते थे, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान लाल टोपी किसका प्रतीक था। तो यह स्वतंत्रता का प्रतीक था, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान सैंस कुलोट किन्हें कहा जाता था। तो यह साधारण क्रांतिकारी जो जनता थी इन्हें ही कहा जाता था सैंस कुलोट, यानी कि राइट सी आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस की आर्थिक स्थिति कैसी थी। तो अत्यंत ही खराब थी, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर है।
नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का कौन सा सिद्धांत आधुनिक लोकतंत्र का आधार है? तो यह सिद्धांत है जनसत्ता, यानी कि बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांस में चर्च की भूमि का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो फ्रांस की भूमि के चर्च का राष्ट्रीयकरण 1789 में किया गया, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर है। नेक्स्ट है कि फ्रांसीसी क्रांति का सबसे प्रसिद्ध प्रतीक कौन सा था? तो यह बस्तिल का किला था, यानी कि ए राइट आंसर है। तो दोस्तों हमने एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 1 में जितना दिया था हमने यहाँ पे पूरा देख लिया। अब नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित 30 एमसीक्यू हम अलग से नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताएं और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं। थैंक यू।